हेलो बच्चों, आप लोग का स्वागत है स्टडी क्लास में। आज हम सीखेंगे और कुछ क्वेश्चन करेंगे फिजिकल एजुकेशन का। ये पेपर जो है मॉर्निंग शिफ्ट का है बच्चों। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से पहले। ओके, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम आप दोनों ही देख लेना, आप दोनों के काम का ही। और जो आपको डाउट होगा इस वीडियो में क्लियर हो जाएगा। अगर आप लोग को अच्छा लगेगा तो लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके, स्टार्ट करते हैं। First question, there are 10 teams came to play a league tournament. Identify the number of matches to be played by each team. ओके, हिंदी मीडियम आप लोग भी देख लो कि एक लीग टूर्नामेंट में 10 टीम खेलने आए हैं। प्रत्येक टीम द्वारा खेले जाने वाले मैचों की संख्या ज्ञात कीजिए। ओके, तो देखो बच्चों, यहाँ पे टोटल 10 टीम है और हम जानते हैं कि एक मैच होता है तो 2 टीम के बीच में होता है, तो इस तरह से सिलेक्शन करते हैं। ओके, तो जब हम चूज़ करते हैं तो इसमें परमुटेशन लगाते हैं। अब जब परमुटेशन लगाते हैं तो ऐसा कुछ बनता है 10C2। इसको सॉल्व करेगा तो आप 9 × 5 आएगा। ओके, तो 5-5 का मैच होगा एक टीम के बीच में, तो 9 मैचेस होगा। ओके, आंसर होगा 9। नेक्स्ट, अ गर्ल पार्टिसिपेटिंग इन स्पोर्ट्स फॉर 2 years बिकॉज ऑफ डेट शी इज गेटिंग मैनी बेनिफिट। आइडेंटिफाई द फिजियोलॉजिकल बेनिफिट फ्रॉम द फॉलोइंग। एक लड़की है जो 2 साल के लिए खेल में भाग लिए, तो इससे उसको क्या लाभ मिलेगा हमें वो बताना, मनोवैज्ञानिक लाभ। ओके, तो एक लड़की 2 साल के लिए पार्टिसिपेट की है, तो पहला ऑप्शन रखा है हेल्प इन इंक्रीज द बोन डेंसिटी। बोन डेंसिटी का खेल से कोई लेना देना नहीं है, ये न्यूट्रिशन पे डिपेंड करता है, तो ये हो नहीं सकता बच्चों। इम्प्रूव द मस्कुलर स्ट्रेंथ, मस्कुलर स्ट्रेंथ भी न्यूट्रिशन पे डिपेंड करता है। अगर कोई लड़की 2 साल के लिए खेल के है तो क्या होता है, इसका कॉन्फिडेंस बढ़ता है, सेल्फ स्टीम बढ़ता है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। ओके बच्चों, दूसरे का आंसर होगा सी, आत्मसम्मान बढ़ता है इससे। ओके, नेक्स्ट, इसमें से ये आसन दे रखा है और आपको बताना है कि ये कौन सा आसन है। ताड़ासन एंड कचिकर आसन, गरुड़ आसन, पवन मुक्त आसन। ओके, तो देख सकते हो इस तरीके से लेटा हुआ है, इसे पवन मुक्त आसन बोला जाता है हिंदी मीडियम। ये भी हिंदी में लिखा हुआ है, इंग्लिश में भी बोल रहे हैं। ओके, नेक्स्ट, अब इसमें कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग अप्रोप्रिएट इज डिवीजन द इंडिविजुअल गेम द सोशल स्पेशल ओलंपिक। ठीक है, तो स्पेशल ओलंपिक में 4 क्राइटेरिया होता है और वो क्राइटेरिया में से आपको देखना है कि इसमें से कौन सा होता है। तो बच्चों डी वाला होता है 22 से लेकर 29 साल तक। ठीक है, 22 से लेकर 29 साल तक हिंदी मीडियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग मैक्रो न्यूट्रंस। इसमें से कौन सा मैक्रो न्यूट्रंस होता है। तो आप जानते हो कि न्यूट्रंस को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, माइक्रो और मैक्रो। ठीक है, माइक्रो होता है जो लेस अमाउंट में चाहिए होता है, जैसे विटामिन एंड डिफरेंट विटामिन ए, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, ये सब हमें लेस अमाउंट में चाहिए होता है। लार्ज अमाउंट में न्यूट्रन जो चाहिए होता है वो 6 होता है। ठीक है, फैट, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फाइबर, वाटर, मगर वाटर इसमें नहीं आता। ओके, तो इसका आंसर हो जाएगा प्रोटीन। हिंदी में वाला प्रोटीन होगा इसका आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं सिट एंड रिच टेस्ट किसके लिए होता है। तो ये होता है फ्लेक्सिबिलिटी के लिए होता है। पुशअप किस लिए होता है बच्चों। तो पुशअप जो होता है स्ट्रेंथ के लिए होता है। एंड 600 मीटर रन वॉक टेस्ट किसके लिए होता है। तो ये स्पीड के लिए होते हैं। और 5 मीटर जो होता है कार्डियोवास्कुलर एंडोरेंस के लिए, कि आपका हार्ट किस तरीके से काम करता है, क्योंकि हम 50 मीटर के दौड़ में बहुत ज़्यादा एनर्जी यूज़ करते हैं और कम समय में हमें पहुंचना होता है। ओके, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग शॉर्ट टर्म इफेक्ट एक्सरसाइज ऑन मस्कुलर सिस्टम। जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो अल्पकालीन प्रभाव क्या होता है इसका। तो बच्चों एक ही प्रभाव होता है, हमारे मांसपेशियों का तापमान बहुत तेजी से बढ़ जाता है, कुछ समय के लिए होता है मगर। ओके, इंग्लिश मीडियम, इंक्रीज मसल टेम्परेचर आंसर होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है न्यूटन लॉ ऑफ मोशन आल्सो नोन एज न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, हिंदी मीडियम, न्यूटन के दूसरे लॉ का सिद्धांत क्या है। तो दूसरे लॉ का सिद्धांत ये होता है कि फोर्स जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है चेंज इन मोमेंटम विथ रिस्पेक्ट टू टाइम का। तो ये कुछ होता है v - u/v होता है। ठीक है, और ये वैल्यू हमारा चेंज किस में हो जाता है, एक्सेलरेशन में। तो m × a, तो ये क्या आ रहा है, एक्सेलरेशन आ रहा है। तो लॉ ऑफ एक्सेलरेशन डिफाइन करता है ये, जितना ज़्यादा फोर्स होगा उतना ज़्यादा एक्सेलरेशन होगा। ओके, हिंदी मीडियम वाले बच्चों त्वरण का नियम बताता है। ओके,
अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है जंग एक साइंटिस्ट का नाम है। क्लासिफाई द पर्सनालिटी इन द फॉलोइंग वेज। तो जंग ने पर्सनालिटी को 2 पार्ट में डिफाइन किया था, इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट। इंट्रोवर्ट जो अपने अंदर ही सब कुछ करता है, ये थोड़ी सी हर चीज़ को सस्पिशियस रूप से सोचते हैं, और जो ये लोग जो होते हैं कम सोशल होते हैं, बहुत कम ही बात करते हैं, जो इंट्रोवर्ट होता है, ठीक है। और एक्सट्रोवर्ट जो होता है वो बाहरी दुनिया में ज़्यादा घुल मिल जाता है, बहुत ज़्यादा सोशल होता है, किसी भी बात कर लेता है बिना सोचे समझे। और इंट्रोवर्ट होता है वो सोच समझ के बात करता है, और जब जरूरत होता है तभी बात करता है, नहीं तो बात नहीं करता है। ओके, तो ये जंग ने डिफाइन किया था इंट्रोवर्ट एंड एक्सट्रोवर्ट पर्सनैलिटी को, अंतर्मुखी या बहुमुखी मुखी। क्वेश्चन नंबर 10 देख लो एक बार। कह रहा है पुशिंग अगेंस्ट अ वॉल इज एन एग्जाम्पल ऑफ। हम दीवार को धक्का लगाते हैं तो किस चीज़ का एग्जाम्पल दिखाता है ये? हिंदी मीडियम वाले बच्चों आप भी देख लो, दीवार के खिलाफ धक्का देना किसका उदाहरण है? तो ये उदाहरण है सममितीय व्यायाम का, ठीक है। इसलिए हम अपने क्या करते हैं, एंडोरस लेबर और मसल्स पावर को स्ट्रेंथ देते हैं, आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज है ये। ओके बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन असर्शन रीजनिंग वाला क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है कि नो बाय इज गिवन नॉकआउट टूर्नामेंट 60 टीम्स एंड इफ द नंबर ऑफ टीम नॉकआउट टूर्नामेंट इन पावर 2 देन देयर इज नो नीड ऑफ द बाय व्हाइल द ड्राइंग फिक्चर। ओके, बिल्कुल सही बात है। अगर आप 16 को ब्रेक करोगे तो इसका फैक्टर आएगा 2 की पावर 4, तो 2 के पावर में कन्वर्ट हो रहा है, तो ये दोनों बात सही कह रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। ओके, नेक्स्ट इसमें कह रहा है कि विच ऑप्शन गिव बिलो इज नॉट कंसिडर अ फीमेल एथलीट राइट, ठीक है। इसमें से कौन सा फीमेल में नहीं होता है? तो फीमेल के अंदर बच्चों ये होता है एमनोरी का ये होता है, ये एक तरह का डिसऑर्डर होता है जिसमें जो उनका पीरियड्स टाइम होता है वो स्किप कर जाता है या होता ही नहीं है, और ज़्यादातर ये सिम्टम्स एथलीट्स में देखने को मिलता है हमें। ईटिंग डिसऑर्डर इसको हम कहते हैं एनोर्मिया, ओके, नर्वोसा, एनोर्मिया नर्वोसा कहते हैं, जिसमें जो लड़कियां खाना खाती है कई बार स्किप कर जाती है अपने फिगर को मेंटेन करने के लिए, और कई बार बहुत ज़्यादा खाती रहती है। ऑस्टियोपोरोसिस जिसमें बोन्स की डेंसिटी कम हो जाती है, और 30 के बाद फीमेल के अंदर देखने को मिलता है, और हड्डियाँ ईजिली ब्रेक हो जाता है। बाइपोलर डिसऑर्डर ये एक तरह का बीमारी होता है बच्चों, तो ये किसी में भी हो सकता है, आदमी में भी हो सकता है, औरतों में भी हो सकता है, ठीक है। तो ये एक तरह का साइकोपैथिक या डिप्रेशन या एंजाइटी वाला प्रॉब्लम होता है, किसी को भी हो सकता है ये। ओके, तो इसका आंसर हो जाएगा बाइपोलर डिसऑर्डर। इसका आंसर हो जाएगा द्विविधि विकार। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है बच्चों कि इसमें से कौन सा हम बैठ के आसन करते हैं, ठीक है। तो जितने भी आसन हैं, चक्रासन, ताड़ासन, त्रिकोणासन, ये सब हम खड़े होके या फिर एक डिग्री में इंक्लाइन होके करते हैं, ठीक है। ये सुख आसन जो होते हैं हम बैठ के करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 14 क्वेश्चन बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन आपने किताब सही से पढ़ा होगा या थोड़ी सी भी आपका IQ ठीक होगा तो आप आंसर दे सकती है उसको। ओके, 4 डिसेबल फ्रेंड वांट टू पार्टिसिपेट इन पैरालंपिक। 4 दोस्त हैं, हिंदी में आप लोग के लिए भी है। ये चारों के चारों पैरालंपिक में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं। ओके, फर्स्ट फ्रेंड इज ब्लाइंड, पहला दोस्त जो है वो अंधा है, दूसरा जो है उसके लेग का लेंथ जो है छोटा बड़ा है, और थर्ड जो है लॉस हिज हैंड इन एक्सीडेंट, एक एक्सीडेंट में अपने हाथ गंवा दिया था, और चौथा जो है डीफ है, बहरा है। अकॉर्डिंग टू यू कैन नॉट पार्टिसिपेट इन पैरालंपिक। आपके हिसाब से इनमें से कौन सा पार्टिसिपेट नहीं कर सकता पैरालंपिक में? ओके, देखो बच्चों, अंधा कर सकता है, ठीक है, क्योंकि ये कुछ ना कुछ इनकैपेबल है कोई चीज़ों करने में। सेकंड की बात करें तो जो जिसके एक पैर छोटे एक बड़े, ये भी कर सकता है क्योंकि ये भी पैरालंपिक क्राइटेरिया को फॉलो करता है। तीसरा जिसका हाथ कट गया था तो वो भी एक तरह से आप कह सकते हो कि अपंग हो चुका है, तो वो भी कर सकता है। चौथा जो है बच्चों वो सुन नहीं सकता, बाकी सारी चीज़ तो कर सकता है, उसके हाथ भी ठीक है, पैर भी ठीक है, आँख भी ठीक है, तो कई सारे खेल में वो पार्टिसिपेट कर सकता है। ओके, तो ये बाकी नॉर्मल लोग जो है उसके क्राइटेरिया को फॉलो करता है, फोर्थ वाला पार्ट जो दीफ है। तो आंसर हो जाएगा ये फोर्थ, जो पार्टिसिपेट नहीं कर सकता ये, ठीक है, क्योंकि सबके क्राइटेरिया को फॉलो करता है ये।
ये शूटिंग भी कर सकता है, आर्चरी भी कर सकता है, ये एथलीट्स भी कर सकता है, ये जंप भी कर सकता है, सब कुछ कर सकता है ये। क्वेश्चन नंबर 15, कह रहा है इसमें से कौन सा मैक्रो न्यूट्रिएंट्स है, मतलब कि जो हमें ज़्यादा अमाउंट में चाहिए होता है। मैक्रो पोषक तत्व का समूह कौन सा है इसमें। ओके, कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन, खनिज, पानी, वसा, फाइबर, प्रोटीन, खनिज, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन। आप लोगों ने पढ़ा होगा जो न्यूट्रिशन हम लेते हैं वो दो तरह का होता है, मैक्रो और माइक्रो होता है। ठीक है, मैक्रो जो लार्ज अमाउंट में चाहिए होता है बॉडी को, और माइक्रो जो स्मॉल अमाउंट में चाहिए होता है। तो इसका आंसर होगा बच्चों कार्बोहाइड्रेट, फैट्स एंड प्रोटीन। ओके, जो हमें लार्ज अमाउंट में चाहिए होता है बॉडी को रिपेयर करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 16, इसमें कह रहा है कि कौन सा टेस्ट फ्लेक्सिबिलिटी के लिए होता है। फ्लेक्सिबिलिटी टेस्ट होता है, तो बैक स्क्रैच टेस्ट होता है बच्चों, फ्लेक्सिबिलिटी चेक करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 17, पहले आप पढ़ लो फिर मैं बताता हूँ। यह असर्शन रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन है। कह रहा है कैश प्राइज इज अ एक्सटेंसिक मोटिवेशन। ठीक है, जो कैश प्राइज मिलता है हमें बाहरी रूप से मोटिवेट रखता है, बिल्कुल सही बात है। हमें कुछ पैसा मिलता है खेल में तो हमें कहीं ना कहीं बाहरी रूप से ये मोटिवेट करता है और जीतने का, तो ये सही बात है। ओके, कैश प्राइज गिव सेटिस्फेक्शन ऑफ इंडिविजुअल नीड दैट कम्स फ्रॉम विद इन। ठीक है, अब कैश प्राइज से जो है कि आपकी जो नीड्स है वो आपकी जो मूल जरूरत है इंडिविजुअल वो पूरा कर सकते हो। ठीक है, बाहरी सुख जो होता है, ठीक है, जैसे न्यूट्रिशन, अगर आप एथलीट्स हो तो ये सब आप पूरा कर सकते हो। ठीक है, सम टाइम सम वे। ठीक है, हिंदी मीडियम आप लोग भी देख लो कि नगद पुरस्कार एक बाहरी प्रेरणा है। नगद पुरस्कार व्यक्ति के उन जरूरतों की संतुष्टि करता है जो उनके भीतर आती है। ठीक है, हमारी जो जरूरत जो हमारे भीतर आता है हमें उसको पूरा करता है। जाहिर सी बात है कि हमें ख्याल आता है तभी हम उस चीज़ को पूरा करने की कोशिश करते हैं, नहीं तो हम उसके बारे में सोचते तक नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे आप लोग का मन कर रहा है चॉकलेट खाने का, तो चॉकलेट खाने के लिए क्या चाहिए आपको, बाहरी प्रेरणा चाहिए, और उसके लिए क्या चाहिए, पैसा चाहिए। ठीक है, तो पैसा होगा तो आप चॉकलेट खा पाओगे, नहीं तो दूसरे का शक्ल देखते रहोगे। ओके, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, दोनों ही सही है। नेक्स्ट 18वां कह रहा है मैक्सिमम पॉसिबल टाइम इन अ सेकंड टेकन बाय द इंडिविजुअल हार्वर्ड स्टेप टेस्ट। हार्वर्ड स्टेप टेस्ट का जो तरीका था एक मैक्सिमम स्ट्रेंथ चेक करने का, इंड्योरेंस लेवल को चेक करने का था ये। ठीक है, तो इसने अपने फॉर्मूले में 5 मिनट दिया था। अगर 5 मिनट को आप कन्वर्ट करते हो सेकंड में तो 300 सेकंड आएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, 300 सेकंड। हिंदी मीडियम आप लोग भी। अब क्वेश्चन 9 है, ये सारे क्वेश्चन 2 नंबर का, सेक्शन बी। इसमें कह रहा है कि विच फ्रिक्शन इन्वॉल्व व्हेन यू आर रनिंग इन आउटडोर फील्ड, आल्सो जस्टिफाई योर आंसर इन ब्रीफ। देखो पहले आपको फ्रिक्शन बताता हूँ होता क्या है। फ्रिक्शन, ओके, पहला होता है स्टैटिक्स फ्रिक्शन। स्टैटिक्स फ्रिक्शन, जब हम एक जगह स्टेबल होते हैं, बैठे होते हैं या खड़े होते हैं तो ये फ्रिक्शन हम पे लगता है। जब हम मूव कर रहे होते हैं, जैसे आउटडोर में कह रहा है, तो ये फ्रिक्शन लगता है, काइनेटिक फ्रिक्शन। काइनेटिक फ्रिक्शन। और तीसरा होता है रोलिंग फ्रिक्शन। रोलिंग फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन जो होता है, देखो फ्रिक्शन क्या होता है, सरफेस कांटेक्ट फोर्स है ये। जब भी हम मूव करते हैं या कोई भी चीज़ कांटेक्ट करते हैं किसी सरफेस से तो उसमें फ्रिक्शन लगता है, और ये फ्रिक्शन अपोजिट डायरेक्शन में काम करता है, तो हमारे मोशन को रिड्यूस करने का काम करता है ये। तो स्टैटिक फ्रिक्शन जो होता है, स्टैटिक्स फ्रिक्शन जो होता है वो सबसे ज़्यादा होता है बच्चों। फिर होता है रोलिंग फ्रिक्शन, फिर होता है काइनेटिक फ्रिक्शन। तो यहाँ पे जब एथलीट्स जो है बाहर की तरफ मूव कर रहा है तो उस पर काम करता है काइनेटिक फ्रिक्शन। और काइनेटिक फ्रिक्शन क्या होता है बच्चों, काइनेटिक फ्रिक्शन जो होता है ये होता है नेगेटिव। ठीक है, क्योंकि हमारे मोशन को ये अपोज करता है। ठीक है, जब भी कोई बॉडी मूव करता है तो उस पर काइनेटिक फ्रिक्शन लगता है। अब
जब कोई बॉडी रोलिंग करते हुए मूव करता है तो उस पर रोलिंग फ्रिक्शन लगता है। एग्जाम्पल फैन, ओके, रोल करता है अपने फिक्स पोजीशन में। ओके, तो आपको समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 20 एक बार पढ़ लो, फिर मैं आपको बताता हूँ। Mention the name of senior citizen fitness test in which scoring will be taken in the second or minutes. Also mention the purpose of this test. ठीक है, जो बुजुर्ग लोगों का जो फिटनेस टेस्ट करने का जो तरीका होता है स्कोरिंग, वो कह रहा है कि कौन सा होता है और कुछ का मेंशन करना है। ठीक है, और इसका पर्पस क्या होता है? तो पर्पस तो मैं आपको बता देता हूँ। ये उनका एंड्योरेंस लेवल चेक करने के लिए होता है और उनकी बॉडी कितना फिट है इसको चेक करने के लिए किया जाता है। ठीक है, और जो हम टेस्ट करते हैं बुजुर्गों में, जिसको हम कहते हैं सीनियर फिटनेस टेस्ट कहते हैं हम इसको, SFT कहते हैं। ओके, तो इसके अंदर क्या क्या आ जाता है? पहला आ जाता है 6 मिनट वॉक टेस्ट। हम इसे चेक करते हैं कि उनके अंदर जो एरोबिक रेस्पिरेशन होता है सही से फंक्शन कर रहा नहीं कर रहा है, उनकी कैपेसिटी चेक करते हैं। ओके, 6 मिनट वॉक टेस्ट। दूसरा हम करते हैं उनको 8 फुट अप एंड गो टेस्ट। ठीक है, ये हम चेक करते हैं कि उनका एज का क्या ग्रुप है। डिफरेंट एज ग्रुप होता है सीनियर सिटीजन के अंदर, तो वो एज ग्रुप चेक करने के लिए चेक करते हैं हम कि उनका जो बॉडी है एक्चुअल में किस एज में फंक्शन कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट हम चेक करते हैं आर्म कर्ल टेस्ट। आर्म कर्ल टेस्ट ये हम किस लिए करते हैं? उनका जो लोअर क्या कहते हैं जो अपर बॉडी स्ट्रेंथ है उसको चेक करने के लिए करते हैं। अपर बॉडी स्ट्रेंथ चेक करने के लिए करते हैं। नेक्स्ट हो गया चेयर स्टैंड टेस्ट। चेयर स्टैंड टेस्ट, ठीक है, ये लोअर बॉडी स्ट्रेंथ चेक करने के लिए करते हैं। लोअर बॉडी स्ट्रेंथ चेक करने के लिए करते हैं। फिर हो गया कि एक हम चेक करते हैं इनका वॉक टेस्ट। वॉक टेस्ट से हम चेक करते हैं कि इनके जो बॉडी है इनका एरोबिक फिटनेस कैसा है, कितने जल्दी थक जाते हैं या क्या डिफिकल्टी आता है, या ऑर्थोपेडिक कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रहा है इनको चलने में, कोई जॉइंट पेन तो नहीं है इनको। ओके, तो एरोबिक फिटनेस चेक करने के लिए करते हैं। एरोबिक फिटनेस चेक करने के लिए करते हैं। तो ये सारे टेस्ट किसके अंदर होता है? ये सारे के सारे सीनियर सिटीजन के अंदर चेक करते हैं कुछ टाइम के लिए, सेकंड के लिए या मिनट में चेक करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन पढ़ लो, क्वेश्चन नंबर 21। ओके, आपने पढ़ लिया? ओके, सॉरी मैंने इसको ऐसे कर दिया। For students have different types of deformity like extra curve in a upper spine, extra curve in a lower spine, uneven shoulder and knees are excessively apart from each other. Mention the name of deformity of these students. हिंदी में आप लोग भी देख लें कि 4 छात्रों में अलग अलग तरह की विकृतियां हैं, जैसे कि ऊपरी रीढ़ में अतिरिक्त वक्रता, निचली रीढ़ में अतिरिक्त वक्रता और असमान कंधे और घुटने एक दूसरे से बहुत दूर। इन छात्रों की विकृति का नाम बताइए। ओके, तो ये सारे के सारे क्या है? एक तरह का पोस्टरल डिफॉर्मिटीज है बच्चों के अंदर। ओके, ये सारे के सारे क्या होता है? पोस्ट्यूरल डिफॉर्मिटीज। ठीक है, ये जन्मजात भी होता है या पोलियो के कारण भी हो जाता है ये। तो इसके अंदर क्या क्या जो दिया हुआ है? बोलेग, जो जिस दोनों पैर बराबर नहीं है इसको बोलेग्स कहते हैं।
ये डिफॉर्मिटीज है। नेक्स्ट हो गया नॉकनीस, फिर हो गया फ्लैट फिट, फिर हो गया स्कोलिसिस जो रीढ़ की हड्डी वाला प्रॉब्लम है बच्चों के अंदर, स्कोलिसिस, फिर हो गया लोडोसिस। ये सब बहुत पुरानी बीमारी है बच्चों, ठीक है, जो आज तक चलता आ रहा है और इससे कोई इलाज भी नहीं मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, पहले आप देख लो। इसमें कह रहा है इनलिस्ट द 4 आसना डेट हेल्प द प्रिवेंटिंग हाइपरटेंशन। कोई 4 आसन के नाम बताओ जो हाइपरटेंशन को कम करता है या प्रिवेंट करता है। ओके, तो आप जानते हैं कि डिफरेंट डिफरेंट आसना होता है, मगर यहाँ पे हाइपरटेंशन से रिलेटेड है। ओके, क्वेश्चन नंबर 22, हिंदी मीडियम वाले बच्चों आपको भी समझ में आ गया होगा। हमें कोई 4 आसन बताना है जो हाइपरटेंशन को कम करता है, मतलब कि उच्च रक्तचाप को कम करने में मदद करता है। ओके, हाइपर टेंशन या फिर हिंदी में क्या कहते हैं इसको, उच्च रक्तचाप, रक्तचाप को कम करने में हेल्प करता है। ओके, फर्स्ट हो गया भुजंग आसन, आसना। ओके, नेक्स्ट हो गया पश्चिमी मोत्नासना, आसना। तीसरा हो गया विपरीतकरणी आसना, आसना। फोर्थ हो गया स्वासना। ओके, तो ये 4 तरह का आसना होता है जिससे हम अपने बॉडी के ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कह रहा है कि डिस्क्राइब द इंक्लूजन इन स्पोर्ट्स। इसको स्पोर्ट्स में जो इंक्लूजन होता है उसके बारे में कह रहा है बच्चों। तो स्पोर्ट्स में जो इंक्लूजन होता है, बहुत सारे इंक्लूजन होते हैं, और ये इंक्लूजन हम इसलिए रखते हैं जो किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन ना हो खेल के अंदर, और सब जो है वो इक्वालिटी की तरफ जाए, और मेन जो बुनियाद है स्पोर्ट्समैनशिप्स की जो भावना है खिलाड़ियों के अंदर, ये पैदा होना कि किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन करे। तो इसी चीज़ को हम कहते हैं इंक्लूजन इन स्पोर्ट्स। ओके, तो आपको बताता हूँ क्या क्या होता है। हिंदी मीडियम आप लोग भी देख लो। खेलों में समावेशन का वर्णन करें। ओके, तो खेल के अंदर हम जो इंक्लूजन स्पोर्ट्स करते हैं वो हो गया फर्स्ट इंक्लूजन इन स्पोर्ट्स। फर्स्ट हो गया प्रमोट सोशल कोहेशन। नेक्स्ट हो गया कॉम्बैट डिस्क्रिमिनेशन, हमें डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट लड़ना है, डिस्क्रिमिनेशन। हैव इकोनॉमिक बेनिफिट, हैव इकोनॉमिक बेनिफिट, जो खेल में पार्टिसिपेट किए उनको इकोनॉमिकल बेनिफिट मिलना चाहिए जो अपनी आवश्यकता को पूरा कर सके और अपने परिवार की। और इनकी जो डाइवर्सिटी है, चाहे वो कोई भी रिलीजन से बिलोंग करते हो या कोई भी कल्चर से, ठीक है, तो उसको प्रमोट करे, रिकॉग्नाइज्ड करे। ठीक है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है वो कौन से कास्ट, रिलीजन या फिर कलर से बिलोंग करता है, हमें मेन स्पोर्ट्स मैनशिप्स चाहिए। ठीक है, उनके अंदर ये होना चाहिए बस कि वो खेलना चाहते हैं, तो हमें उसको रिकॉग्नाइज करना है। ओके, तो रिकॉग्नाइज डाइवर्सिटी। नेक्स्ट हो गया
जो चैलेंजेस है उनको भी इक्वली पार्टिसिपेट करने का मौका मिले। ओके, तो इंक्लूडिंग पीपल ऑफ डिसबिलिटीज। ओके, तो ये इंक्लूजन इन स्पोर्ट्स होता है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है विच टाइप ऑफ लीवर हैज पॉसिबिलिटी ऑफ मैकेनिकल डिसएडवांटेज एंड आल्सो जस्टिफाई योर आंसर इन ब्रीफ। ओके, हिंदी में आप लोग भी देख लो। कह रहा है किस प्रकार के लीवर में यांत्रिक नुकसान की संभावना है और आपने उत्तर को संक्षेप में औचित्य भी बताइए। ओके, तो आपने लीवर के बारे में छोटी क्लास में पढ़ा होगा। लीवर किला, जैसे आपको बताता हूँ कुछ बेसिक चीज के बारे में। ओके, देखो लीवर क्या होता है, एक मैकेनिकल डिवाइस होता है जो हमारे एफर्ट को कम करता है। ओके, मतलब कि हम फोर्स लगाते हैं तो जो फोर्स लगाते हैं उसको रिड्यूस कर देता है और हम कोई चीज़ को इजीली उठा सकते हैं या एक जगह से खसका सकते हैं लीवर की मदद से। तो इसमें होता है क्या बच्चों, आपको समझाता हूँ मैं। ये जो होता है ये फलक्रम होता है, इसको फलक्रम कहते हैं। मान लो कि यहाँ पे कोई वेट है तो इसको हम कहते हैं लोड, वजन। ठीक है, और यहाँ पे हम क्या लगाते हैं, एफर्ट लगाते हैं इसको उठाने के लिए, एफर्ट। ठीक है, तो ये लीवर है। ओके, और इस टाइप के लीवर को कहते हैं फर्स्ट टाइप लीवर। इस टाइप के लीवर को हम कहते हैं फर्स्ट टाइप लीवर। हमारा जो क्वेश्चन है कि कौन से लीवर सिस्टम में डिसएडवांटेज होता है, तो वो थर्ड टाइप लीवर सिस्टम में होता है बच्चों। आपको बताता हूँ, पहले ये फर्स्ट टाइप होता है। सेकेंड टाइप की बात करूं मैं, सेकेंड टाइप लीवर की बात करूं मैं, तो इसमें होता है क्या हमारा, ये हमारा फलक्रम होता है। ओके, ये हमारा यहाँ पे हमारा क्या होता है, ये लोड यहाँ पे होता है और एफर्ट हम यहाँ पे लगाते हैं। ओके, एफर्ट हम यहाँ पे लगाते हैं, इसको सेकेंड टाइप लीवर कहते हैं। थर्ड टाइप जो होता है बच्चों, इसमें मैकेनिकल डिसएडवांटेज होता है। क्वेश्चन हमारा इससे मैकेनिकल। अब बताता हूँ क्या डिसएडवांटेज होता है इसके अंदर। थर्ड टाइप में क्या होता है कि ये हमारा लीवर है। ओके, ये हमारा लोड है और हम यहाँ पे फोर्स लगाते हैं, मतलब कि एफर्ट। ओके, इससे होता है क्या है कि जो हमारा लेंथ है वो बहुत ज़्यादा घट जाता है और इसके कारण क्या होता है, फोर्स बहुत कम लगता है। सॉरी, फोर्स बहुत ज़्यादा लगता है और कभी कभार क्या होता है, लीवर टूट जाता है, तो इसी कारण इंजरी का भी खतरा बना रहता है। ओके, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर, थर्ड टाइप लीवर। और ये इसका डिसएडवांटेज होता है। फर्स्ट डिसएडवांटेज हो गया होगा हाई अमाउंट ऑफ फोर्स नीड्स। ओके, दूसरा इंजरीज का खतरा हमेशा बना रहता है। ओके, तो ये हो गया बच्चों आंसर। क्वेश्चन सी सेक्शन में आ जाते हैं बच्चों। अब पढ़ लो, फिर मैं आपको बताता हूँ। ओके, पढ़ लिया आपने। इन अ प्राइमरी स्कूल, 2 teachers assigned duty for collecting data on Sport Authority of India Khelo India fitness test. Teacher A assigned 3 tests and teacher B assigned 6 tests of data collection respective age group. Which of the age group assigned the both teachers? Give justify your answer. ओके, देखो बच्चों, ये बिल्कुल इजी क्वेश्चन है और 3 नंबर का है, आसानी से लेके आ सकते हो अगर आपने खेलो इंडिया पढ़ा होगा तो।
खेलो इंडिया स्कीम के बारे में आप जानते होंगे कि ये मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर के द्वारा लाया गया था, और इसका कारण ये था कि बच्चों के अंदर स्पोर्ट फिटनेस प्रमोट करे। मेन ऑब्जेक्ट इसका ये था, ठीक है। और जो बच्चे कम एज में पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो उनके अंदर अच्छी क्वालिटी का स्पोर्टमैनशिप हम डेवलप कर सके, ये भी इसका ऑब्जेक्टिव था। हिंदी मीडियम आप लोग देख लो। क्वेश्चन, एक प्राथमिक विद्यालय में 2 शिक्षकों को स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया खेलो इंडिया फिटनेस प्रोग्राम पर डेटा एकत्र करने का काम सौंपा गया। डेटा संग्रह के लिए संबंधित आयु वर्ग के शिक्षक ए में 3 परीक्षण और शिक्षक बी में 6 परीक्षण दिए गए। दोनों शिक्षकों को किस आयु का वर्ग नियुक्त किया गया होगा आपके हिसाब से? ओके, हमें उत्तर देना है। तो थोड़ी सी आपको बता देता हूँ इसके बारे में। क्वेश्चन नंबर 25 देखो बच्चों, खेलो इंडिया में जो एज रखा गया है, एज क्राइटेरिया वो रखा गया है 17 to 21। ओके, तो टीचर ए और टीचर बी को जो दिया गया होगा एज ग्रुप 70 से लेकर 21 के बीच में दिया होगा। और ये जो करवाता है, ये करवाता है मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स ऑफ इंडिया के द्वारा कराया जाता है। ओके, और ये सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आता है। दूसरा जो इसमें होता है क्या है कि हर साल हमें 1000 टैलेंटेड बच्चों को चूज़ करना होता है। ओके, सिर्फ 1000 बच्चे। इसके बाद क्या होता है कि सरकार इन बच्चों को हर साल 5 लाख का स्कॉलरशिप्स देती है। 5 लाख का स्कॉलरशिप्स, या जिसको हम कहते हैं इंटर्नशिप्स कह सकते हो आप इसको, स्कॉलरशिप देता है गवर्नमेंट। ओके, तो ये होता है हमारा, और ये 8 साल तक इन बच्चों को प्रिपेयर किया जाता है इंटरनेशनल स्पोर्ट्स की क्वालिटी के हिसाब से, जो बच्चे आगे चल के ओलंपिक या फिर एशियन गेम्स या फिर कोई इंटरनेशनल गेम में पार्टिसिपेट कर सके। ओके, तो ये था हमारा खेलो इंडिया मिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहले आप पढ़ लो एक बार। ओके, डिस्क्राइब 3 इंपोर्टेंस ऑफ टैलेंट आइडेंटिफिकेशन। अगर हमें टैलेंट को ढूंढना है तो किस तरीके से ढूंढ सकते हैं? प्रतिभा पहचान के 3 महत्व वर्णन बताना है। ओके, देखो बच्चों, अगर हमें किसी भी के अंदर टैलेंट ढूंढना है तो टैलेंट ढूंढने का तरीका क्या होता है? एक डिसिप्लिन होना चाहिए उनके अंदर। ओके, अंडरस्टैंडिंग ऑफ देयर रियल पोटेंशियल, और हमें ये भी समझना चाहिए कि वो एथलीट्स के अंदर क्या रियल पोटेंशियल है या नहीं है, और उसका टोटल पोटेंशियल है क्या, हमें ये भी सोचना होता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 26, पहला पोटेंशियल। ओके, डिसिप्लिन, नेक्स्ट हो गया एंड्योरेंस लेवल, स्टेमिना, स्पोर्ट्समैन क्वालिटी, लीडरशिप्स, ऑनेस्टी, टेक्निकल नॉलेज, एंड फिजिकल mental, emotional and spiritual fitness। ये सब क्वालिटी उसके अंदर कहीं ना कहीं होता है थोड़ी बहुत बच्चों। तो इसी क्वालिटी को हम ढूंढते हैं कि उसके अंदर है या नहीं है, और इस तरीके से हम टैलेंट को चूज करते हैं।
कोई कंपनी में चूज करना है तो कंपनी में अलग हो सकता है, कंपनी में हो सकता है कि डेवलपिंग द वर्क फोर्स, अपने काम को कैसे डेवलप कर सकता है, कितना उसके अंदर विजन है। ओके, इम्प्रूव द एम्प्लॉय एंगेजमेंट रिटेंशन, कैसे अपने एम्प्लॉय को वो इम्प्रूव करता है। ओके, और बूस्टिंग कंपनी ग्रोथ, कंपनी का कैसे विकास करने में हेल्प करता है, ये कंपनी के लिए। मगर मेरा आंसर जो है वो स्पोर्ट्स के हिसाब से बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27। कह रहा है हमें कि डिफ्रेंशिएट बिटवीन इंट्रामूरल एंड एक्स्ट्रामूरल क्या होता है। हिंदी मीडियम आप लोग भी देख लो कि इंट्रामूरल एक्स्ट्रामूरल, बात देखिए हिंदी में भी वही लिखा हुआ है। देखो बच्चों, ये भी इजी क्वेश्चन आया था आपका, क्वेश्चन नंबर 27। पहला हम बात करते हैं इंट्रामूरल क्या होता है। कोई भी स्पोर्ट्स एक्टिविटीज हम कहाँ सीखते हैं? स्कूल में, इंस्टीट्यूट्स में, या फिर कॉलेज में, या यूनिवर्सिटी में। तो उसे हम कहते हैं इंटरमूरल एक्टिविटीज़ कहते हैं। ओके, दूसरा हो गया एक्स्ट्रा मूरल एक्टिविटीज़। ये जहाँ हम रहते हैं उसको छोड़ के कहीं भी सीखते हैं, उसे कहते हैं। ओके, एक्स्ट्रा मूरल में एक्स्ट्रा मूरल एक्टिविटीज़ अदर देन स्कूल, कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी। क्या हो सकता है? ये हो सकता है स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स हो सकता है, कोचिंग हो सकता है, हम दूसरे के लिए, एंड स्टेडियम जहाँ पे हम जाके सीखते हैं। ठीक है, उसे कहते हैं एक्स्ट्रा मूरल एक्टिविटीज़। अपने जहाँ पढ़ते हो वहाँ सीख रहे तो उसे इंट्रामूरल, बाहर कहीं सीखते हो स्पोर्ट एक्टिविटीज़ या कोई भी एक्टिविटी तो उसे एक्स्ट्रा मूरल हो जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो इसमें कह रहा है कि मेंशन 1 आसना 1 प्राणायाम, ये सब मैंने आपको बता दिया हाइपरटेंशन में। तो आप पीछे वाले आंसर से इसका आंसर ले सकते हो। और इसका बेनिफिट क्या होता है? तो ये मस्कुलर स्ट्रेंथ देता है, ये एंडोरेंस लेवल बढ़ाता है, ये हमारा कार्डियोवास्कुलर एक्टिविटीज़ को बढ़ा देता है। ओके, तो नेक्स्ट देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 29। एक पढ़ लो आप। कह रहा है कि डिस्क्राइब ऑस्टियोपोरोसिस। तो मैं यहीं पे बता देता हूँ आपको ऑस्टियोपोरोसिस होता है क्या है। ऑस्टियोपोरोसिस में होता क्या है बच्चों कि ये हमारा जो जैसे जैसे उम्र बढ़ता है तो बोन की जो डेंसिटी होती है वो कम हो जाती है और ये इजीली ब्रेक हो जाता है। तो उसी स्टेज को बोला जाता है ऑस्टियोपोरोसिस। और इसमें जॉइंट में पेन होता है और इसके कारण आर्थराइटिस का भी खतरा बना रहता है ऑस्टियोपोरोसिस का। नेक्स्ट हो गया एमोनोरिया। ठीक है, तो एमोनोरिया क्या होता है? एक तरह का मेडिकल टर्म होता है जिसका मतलब कि जो मेंस्ट्रुअल पीरियड जो होता है फीमेल के अंदर वो एब्सेंट होता है। ओके, तो इसके भी 2 पार्ट है, आपको बता देता हूँ। ये तो मैंने बता दिया ऑस्टियोपोरोसिस क्या होता है। जो हमारे बोन्स होते हैं उसकी डेंसिटी घट जाती है और इजीली ब्रेक हो जाता है। नेक्स्ट है नोरिया। इसके अंदर होता है क्या है जनरली? एब्सेंस ऑफ अ मेंस्ट्रुअल पीरियड। ये फर्दर क्या होता है? 2 तरह का होता है बच्चों। ओके, एक होता है प्राइमरी एमोनोरिया जो होता है 16 ईयर्स तक। ओके, इसमें होता है क्या है बच्चों कि लड़कियों का 16 साल तक उम्र हो जाता है मगर उनका फर्स्ट पीरियड नहीं आया होता है।
ओके, और ये हो गया हमारा सेकेंडरी एमनोरिया। इसमें क्या होता है कि जनरली मेंस्ट्रुएशन पीरियड जो होता है उनका डिले हो जाता है 3 महीने या उससे ज़्यादा। ओके, तो ये जो सेकेंडरी वाला जो एमनोरिया होता है वो वही मेन प्रॉब्लम होता है जो फीमेल के अंदर आता है, और इसके कई सारे कारण होता है, जैसे एनोक्सिया नर्वोसा, ज़्यादा खाना, ठीक है, या फिर फीमेल एथलीट्स के अंदर होता है ये, स्पोर्ट्स खेलने के कारण हो जाता है ये, ठीक है, हार्मोनल इम्बैलेंस के कारण हो सकता है, या फिर उनका जो ओवरियन है ट्यूब वो फेल हो जाए, तो इसके कारण भी इसका खतरा बना रहता है। ओके, तो ये एक तरह से पीरियड से जुड़ा होता है, मेंस्ट्रुअल पीरियड से जुड़ा होता है ये बीमारी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, एक बार पढ़ लो आप, फिर मैं बताता हूँ। A 100-meter runner twisted his ankle while running on track. Mention the name of 2 possible soft tissue injuries in this situation. Okay. एक और देख लेते हैं। A 100-meter runner twisted his ankle while running on track. Mention the name of 2 possible soft tissue injuries in this situation. ओके, हिंदी में आप लोग भी देख लो एक बार कि ट्रैक पर दौड़ते समय 100 मीटर की धावक का टंगना मुड़ गया। इस स्थिति में संभावित 2 नर्म उत्तक चोटों का नाम उल्लेखित करें। ओके, तो इसमें होता है क्या, जब हम दौड़ते हैं तो हमारा ये आप जानते हो कि ऐसा कुछ पैर होता है। ओके, और ये ऐसा कुछ होता है, मेरा डायग्राम अच्छा नहीं है, आप समझ जाओ बस। तो जो इंजरीज जो होता है इसमें 2 कॉमन देखने को मिलता है। एक देखने को मिलता है हमें स्ट्रेस फ्रैक्चर, दूसरा हमें देखने को मिलता है हैमस्ट्रिंग स्ट्रेन। ओके, स्ट्रेन्स, ये खिंचाव होता है एक तरह का, ये भी हमें देखने को मिलता है इसमें। क्वेश्चन में नेक्स्ट हम देखते हैं। ओके, इसमें हमें पाई चार्ट दे रखा है, पाई चार्ट के हिसाब से आपको बताना है आंसर, ठीक है। और कुछ क्वेश्चन है ये आप सर्च कर सकते हो, और या फिर आपको किताब जो मिला होगा सपोर्ट मटेरियल, उसमें भी इसका आंसर मिल जाएगा आपको, ठीक है। थोड़ी सी आपको ओलंपिक और पैरा ओलंपिक के बारे में डिटेल से पढ़ना है, इससे क्वेश्चन आते ही आते हैं बच्चों। ओके, तो थोड़ी सी आपको भी मेहनत करना पड़ेगा, तभी आपका नंबर अच्छा आएगा, और ये जो सब्जेक्ट होता है ये नंबर बढ़ाने के लिए होता है। ओके, तो कुछ मेहनत आपको भी करना पड़ेगा बच्चों। फर्स्ट क्वेश्चन है विच फिजिकल इंपेयरमेंट इज मैक्सिमम पार्टिसिपेट, इसमें से कौन सा फिजिकल इंपेयर सबसे ज़्यादा पार्टिसिपेट कर रहा है, तो ये वाला ज़्यादा कर रहा है, तो लॉस्ट ऑफ लिम्स। ओके, लॉस्ट ऑफ लिम्स। नेक्स्ट, हाउ मेनी फिजिकल इंपेयर रिफ्लेक्ट इन गिवन पाई चार्ट, तो इस पाई चार्ट में 4 ही दे रखा है बच्चों, और ये आप लोग का होमवर्क, ये आपको खुद से पता करना है बच्चों, ठीक है। ये विजुअल इंपेयर्ड का है। क्वेश्चन नंबर 32, ये भी इंजरी से है बच्चों, तो ये भी आपका ही काम में करना, जो कठिन है मैं आपको बता देता हूँ। ओके, और ये भी आसान है, ये पहले ही यूनिट से ही है आपका, तो इसका भी आप आंसर निकाल सकते हैं खुद से। ओके, फर्स्ट यूनिट से सेक्शन ई को देखते हैं बच्चों, आप एक बार पढ़ लो सेक्शन ई का पहला क्वेश्चन। कह रहा है एक्सप्लेन 5 बिग थ्योरी ऑफ पर्सनालिटी डिटेल, ठीक है। पर्सनालिटी डिटेल में की जो 5 थ्योरी है वो क्या है, ये आपसे पूछ रहा है। ओके, तो इजी क्वेश्चन है, आपने पर्सनालिटी वाले चैप्टर पढ़ा होगा या मैनेजमेंट वाले चैप्टर पढ़ा होगा, तो उसमें इसके बारे में दिया हुआ है। देखो,
थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी। हमारे पास 5 तरह की पर्सनैलिटी होती है। ओके, पहला होता है एक्सट्रावर्जन। एक्स्ट्रावर्जन में क्या होता है बच्चों कि हम बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक होते हैं, बहुत ज़्यादा असर्टिव नेचर होता है, क्योंकि हमारे पास ऊर्जा बहुत ज़्यादा होता है, और ये जो एज होता है ये एडोलसेंस एज के वक्त होता है। ओके, तो इसको हम एक्स्ट्रावर्जन कहते हैं। नेक्स्ट हो गया एग्रीवेबलनेस। एग्रीवेबलनेस, ठीक है। एग्रीवेबलनेस का मतलब क्या होता है कि हम ज़्यादा कोऑपरेटिव होते हैं, कंपेसिटिव होते हैं, ट्रस्टिंग इन नेचर होते हैं, और हम बहुत ज़्यादा एक तरह से हेल्पफुल होते हैं लोगों के लिए। ओके, और ये जो पर्सनैलिटी होता है ये कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा हेल्प करता है अपने जो फ्रेंड्स है, ओके, फ्रेंड्स, पेरेंट्स, या फिर कोई भी लोग सोसाइटी का, उसको हेल्प करने वाली पर्सनैलिटी होता है ये बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो जब भी हमें लगता है कि कोई मजबूर है तो हम उसके हेल्प करते हैं तुरंत। ओके, तो ये भी एक तरह का पर्सनैलिटी ट्रेट्स होता है। थर्ड, कॉन्शियसनेस। मतलब कि इसमें हम क्या करते हैं कि हमें ध्यान होता है कि हम जो काम कर रहे हैं वो किस तरीके से कर रहे हैं, और कब हमें करना है, और हमें कितना हार्ड वर्किंग करना है, किस तरीके से ऑर्गेनाइज करना है जो जिसके कारण हमारा प्रमोशन होते रहे, या हम किस तरीके से अपने जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको हेल्प दे सकते हैं। ओके, तो इसको कहते हैं कौन। यस। फोर्थ हो गया जिसको हम कहते हैं न्यूरोटिसिज्म। ओके, इसमें क्या होता है कि हमारे अंदर एक नेगेटिव पर्सनैलिटी ट्रेट्स भी होता है, हर किसी के अंदर होता है। ओके, जैसे जेलसी, ठीक है, नॉर्मल है, किसी को भी हो सकता है, ये कोई बुरी बात नहीं जेलसी होना। नर्वसनेस, एंजाइटी, घबराहट, ठीक है, तो ये न्यूरोटिसिज्म के अंदर होता है ये पर्सनैलिटी ट्रेट्स। नेक्स्ट हो गया ओपननेस। ओके, इसमें क्या होता है कि हम अपने जो आइडियाज़ है, ठीक है, इमेजिनेबल अनकन्वेंशनल नेचर जो पावर होता है, या हमने जो लाइफ में एक्सपीरियंस किया है, हम किसी और को बताते हैं। ओके, कि आप इसे सीखें जो आपको नेक्स्ट लेवल पे या कभी फ्यूचर में प्रॉब्लम ना जो हमने फेस किया है, इसी को कहते हैं ओपननेस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि, अब पहले पढ़ लो आप, फिर मैं बताता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ, थोड़ी सी यहीं पे बता देता हूँ कि जब हमारा BMI जो होता है, BMI आप लोगों ने पढ़ा होगा, ये मास और हाइट का स्क्वायर होता है। ओके, और हाइट जो होना चाहिए मीटर में होना चाहिए, मास जो होना चाहिए केजी में होना चाहिए, और इसका यूनिट होता है केजी मीटर इनवर्स, ये होता है। ठीक है, इससे हमें मालूम चलता क्या है कि आने वाले समय में हमारा बॉडी का जो बॉडी वेट बढ़ने के कारण भविष्य में कौन कौन सी बीमारी होने का संभावना बना रहता है, तो इसे हम BMI से पता करते हैं। ये सिंपल तरीका है, कोई भी मेडिकल चेकअप होता है तो BMI चेक करता है, और ये आप लोग अपने घर में भी ट्राई कर सकते हो। तो BMI में 3 कैटेगरी रखा गया है जब हम ओबेसिटी तक पहुंच जाते हैं तो। ओके, ओबेस में 3 कैटेगरी होता है बच्चों। पहला होता है क्लास 1। क्लास 1 इसमें क्या होता है कि हमारा BMI जो होता है 30 और 35 के बीच में होता है। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा हाई है बच्चों, और इसी को फर्स्ट क्लास माना गया है। नेक्स्ट हो गया क्लास 2, जिसमें हमारा BMI जो होता है वो 35 से लेकर 40 तक होता है। ओके, और यहाँ पे जो बात किया जा रहा है ये ओबेस 3 की बात किया जा रहा है, तो हम उसके बारे में बात करते हैं। क्लास 3 जिसके बारे में हम बात करना है, इसे हम कहते हैं ओबेसिटी 3। इसमें हमारा BMI जो होता है बच्चों वो 40 से ऊपर होता है, ग्रेटर देन 40। ओके, 40 से ज़्यादा होता है, और ये बहुत ज़्यादा मोटापा होता है। इसमें खतरा जो बना रहता है हमारे साथ वो होता है
आपको मैं यहाँ पे बताता हूँ। इसमें सबसे पहला जो खतरा बना होता है हमें डायबिटीज़ का होता है। सबसे पहला खतरा डायबिटीज़, और डायबिटीज़ की भी बात करें तो डायबिटीज़ में जो बीमारी होता है हमें वो होता है टाइप 2। ओके, फिर हमें सबसे ज़्यादा खतरा बना रहता है वो हाइपरटेंशन का होता है, हाइपरटेंशन। फिर होता है हाई कोलेस्ट्रॉल, फिर हम कह सकते हैं कार्डियोवास्कुलर डिजीज, हार्ट अटैक का या ब्लड क्लॉटिंग का खतरा बना रहता है, कार्डियोवास्कुलर डिजीज का खतरा बना रहता है। ओके, अब हम क्वेश्चन देखते हैं। हमें ये मालूम चल गया कि टाइप 3 में क्या क्या खतरा बना रहता है ये। अब क्वेश्चन देखते हैं। आफ्टर फ्यू डेज ही फेस मैनी प्रॉब्लम ड्यू टू दिस ईटिंग पैटर्न। तो हमें मालूम चल गया क्या क्या। व्हाट इज पॉसिबल BMI स्कोर दैट पर्सन डिस्क्राइब द प्रॉब्लम फेस, ये भी हमने बता दिया कि क्या क्या हो सकता है और किस खाने को अवॉइड करना चाहिए इसको, ये हम आपको बता देते हैं जो इसको अवॉइड करना है। इसको घी, हाई फैट्स, ओके, जंक फूड, चॉकलेट, मीट, एग, फिश, इसमें हाई फैट होता है तो इन सबको इसको अवॉइड करना चाहिए। क्या खाना चाहिए इसको, तो वेजिटेबल, ओके, वेजिटेबल फूड या ऑयल जो यूज़ करना चाहिए उसको लो कोलेस्ट्रॉल वाला यूज़ करना चाहिए जिसमें ओमेगा 3 हो, जैसे हो गया सनफ्लावर ऑयल का यूज़ करना चाहिए इसको, ठीक है, या जैतून का तेल का इस्तेमाल करना चाहिए, वो हेल्थ के लिए बहुत बेनिफिशियल होता है। ओके बच्चों, तो ये हमने बता दिया कि ओबेसिटी 3 क्या होता है और इतना खतरनाक क्यों है ये। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कैन आई एक्सप्लेन द फैक्टर इंक्रीज द इक्विलिब्रियम। अगर इक्विलिब्रियम को हमें इंक्रीज करना है तो क्या क्या फैक्टर हो सकता है, तो बहुत सारे फैक्टर है बच्चों इसके लिए। इसके इनकम फैक्टर हो गया, हेल्थ फैक्टर हो गया, ठीक है, साइकोलॉजिकल फैक्टर हो गया, एंड क्या कहते हैं इसको, फैमिली, फ्रेंड्स, ये सारे फैक्टर हो गया। ओके, तो ये क्वेश्चन इजी था। नेक्स्ट बात करते हैं डिफाइन एंड्योरेंस। एंड्योरेंस क्या होता है बच्चों, किसी भी चीज़ की क्षमता, कोई भी काम करने के लिए जो हमें मेनली स्ट्रेंथ चाहिए होता है उसे हम एंड्योरेंस कहते हैं। और इसमें कह रहा है कि एलिसिट एनी 2 मेथड ऑफ डेवलपिंग एंड्योरेंस। तो 2 मेथड क्या होता है, एक होता है फार्टलेक्स ट्रेनिंग मेथड होता है, दूसरा होता है इंटरवल ट्रेनिंग मेथड होता है बच्चों, ठीक है। अगर हमें एंड्योरेंस लेवल बढ़ाना है, क्वेश्चन नंबर 37, एंड्योरेंस बढ़ाना है तो इसके 2 मेथड होते हैं। पहला होता है फार्टलेक्स ट्रेनिंग मेथड और दूसरा होता है इंटरवल ट्रेनिंग मेथड। ओके, इसमें होता है क्या बच्चों, अब आपको बताता हूँ। इसमें हम कंटिन्यूसली ट्रेनिंग करते हैं अपने स्पीड को इम्प्रूव करने के लिए और स्पीड एंड्योरेंस बढ़ाने के लिए इसमें होता है, ठीक है। इंटरवल में होता है क्या है कि सिर्फ एक्सरसाइज करते हैं हम अल्टरनेटिव टाइम, पहले लो इंटेंसिटी में करते हैं, फिर हाई इंटेंसिटी में करते हैं, फिर रेस्ट करते हैं, फिर हम एक्सरसाइज करते हैं। ओके, तो इससे होता है क्या है, हमारा कार्डियोवास्कुलर इंडोरेंस बढ़ता है और मस्कुलर इंडोरेंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है इन दोनों एक्टिविटी से करने के कारण। ओके, देखते हैं आगे कोई क्वेश्चन है। ओके बच्चों, हो गया। अगर आप लोग को अच्छा लगेगा तो हमारे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट जरूर कीजिएगा बच्चों। धन्यवाद।